नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे परिवार एस क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए जीएस का 11वां प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। यकीनन आपकी ये मेहनत एक दिन सफल होगी। जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो यकीनन मानना वह पल दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशी वाला आपका पल होगा। इसी को निरंतर बढ़ाते हुए अब चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। दोस्तों, क्लास को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेटों में महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश किया गया है। यूपी प्लस कांस्टेबल परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान। कौन उस्ताद? उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है। तब इनके द्वारा बजाने वाला यंत्र सारंगी है। कौन सा यंत्र है? सारंगी यंत्र है। इसका सही जवाब आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तब ये माना जाता है बहुकार्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बहुकार्य का सिद्धांत, जो कि संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन अर्थात जिसका निर्माण हो रहा है हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, अर्थात वहां कार्बन की मात्रा शून्य होगी, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तब वह कौन सा हवाई अड्डा है? तब ये हवाई अड्डा है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि यह हवाई अड्डा नोएडा में बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? अर्थात जो भारतीय नौसेना होती है उसमें सबसे उच्च अधिकारी या सबसे उच्च अधिकारी वाली पोस्ट कौन सी होती है? तब ये होती है एडमिरल। किसकी पोस्ट होती है? एडमिरल की पोस्ट होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तब क्या सही है? तब इसमें सही है भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, अर्थात ऑप्शन 2 और 3 देखते हैं किसमें बी में है, अर्थात ऑप्शन बी अपना सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? क्या 22 दिसंबर को होता है, या 21 जून को होता है, या 21 मार्च को होता है, या 23 सितंबर को होता है? तब ये जो होता है 21 जून को होता है। 21 जून को यह सबसे छोटा दिन होता है। और दोस्तों, आपको बताना है कि सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ये जो शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास?
भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी भी तरह का सजेशन या आपका फीडबैक हो तब भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के भारत के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? दोस्तों ये प्रश्न वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तब इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 213। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? अर्थात कौन सी किताब है जो सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है, तब वह नहीं है द गोल्डन वर्ड। कौन सी पुस्तक है द गोल्डन वर्ड? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ऐसी मिश्रित खेती की कौन सी विशेषता है? तब ये विशेषता है पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। यह मिश्रित खेती कहलाती है। पशुपालन करना और खेती करना, यह मिश्रित खेती कहलाती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहिनी दरबार कौन सी योजना? बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। ये कहाँ से प्रकाशित होता है? ये प्रकाशित होता है मध्य प्रदेश राज्य से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तब किस गुरु ने किया है? ये किया है गुरु अर्जन देव ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुलुप के राजवंश की स्थापना किसने की थी? जो तुलुप वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? तब ये की थी वीर नरसिंह ने। किसने की थी? वीर नरसिंह ने। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऐसा कौन सा मुस्लिम था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? वह था मोहम्मद गौरी। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा उपवेद नहीं है? आपको बताना है कौन सा उपवेद नहीं है। प्रश्न नंबर 16, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऐसा कौन सा मुस्लिम था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? तब वह कौन था? वह था मोहम्मद बिन कासिम। वह कौन था? वह मोहम्मद बिन कासिम था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा उपवेद नहीं है? तब कौन सा उपवेद नहीं है? तो जो योग वेद है, जो एक उपवेद नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है?
ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें से जो देश दिए गए हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है, जो कि ये जियोग्राफी का प्रश्न है, तो वह कौन सा है? कोलंबिया है, केन्या है और इंडोनेशिया। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तब ये जो स्थित है, ये स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? अर्थात काजू को पहली बार किन लोगों ने परिचय कराया था? तब ये कौन थे? ये थे पुर्तगाली लोग थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तब ऐसे व्यक्ति कौन थे? तब ये ऐसे व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? जो भारतीय संविधान था उस समय महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तब कुल संख्या इनकी 15 थी। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ स्थित है? ये स्थित है इटावा ज़िले में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो चरकुला नृत्य है, यह किससे संबंधित है? ये संबंधित है ब्रजभूमि से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है। तब प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? कृषि क्षेत्र आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था। जो आयात निर्यात के लिए एक बैंक बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1982 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, ऐसी कौन सी महिला है? तब वह महिला है कमलजीत सिंधु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तब ये हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तब ये अपनाई थी बलबन ने। लौह और रक्त की नीति जो अपनाई थी बलबन ने अपनाई थी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जो टीपू सुल्तान था वह कहाँ का शासक था? वह जो शासक था वह मैसूर का था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। जो संविधान है उसका 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तब ये जो संबंधित है
दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।